हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 5 की, जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के निम्न संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित है? 70वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 24वां संशोधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन में मतदाता आयु को घटाने का प्रावधान किया गया। पहले जो मतदाता आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये 1989 में हुआ था। ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन इसने जो है मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ? तो ये एक अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कानपुर में स्थित है, इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल? तो जो भारतीय संविधान का अभिभावक है वो सर्वोच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की जो व्याख्या है उसका करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है। ठीक है। तो संविधान का अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। इसमें जो आपका केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें भी कहा गया था कि अगर संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करना है या फिर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू ले सकता है। ठीक है। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में 31वें संशोधन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो संपत्ति का मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया गया 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। मैंने बताया हुआ है कि जब संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं और जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार है और अनुच्छेद 301 के तहत उसे रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, ग्रामीण बच्चों के पोषण से या फिर गर्भवती महिलाओं के पोषण से? बताना है कि जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है एक एनजीओ है, ये किससे संबंधित है? ठीक है। तो ये बंगलुरु कर्नाटक की एनजीओ है। ठीक है। और ये जो है स्कूली छात्रों को, जो प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं उनको निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? ठीक है। हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील या फिर चपनाला झील? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में जो स्थित है वो है चपनाला झील। और असम की जो और इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो एक है चंदुबी झील और एक है हाफ लॉन्ग झील। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को? तो जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हिंदी में इसको बोलते हैं, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर बंगलुरु में? ठीक है। तो जो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है इसको जो है ये स्थित है नई दिल्ली में। और जो नई दिल्ली का चिड़ियाघर है उसको 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है।
लेकिन कहीं कहीं ये राष्ट्रीय जैविक उद्यान, जैसे विकिपीडिया और कई जगहों पे इसको राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा मिल जाता है, ठीक है। और इसीलिए इंग्लिश में इसको नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं। और इस उद्यान जो ये आपका राष्ट्रीय जैविक उद्यान या फिर नई दिल्ली में जो स्थित है उद्यान, उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर उसका हिंदी नाम भी जो है, और हिंदी नाम जो है वो दिया हुआ है राष्ट्रीय जैविक उद्यान, और इंग्लिश नाम जो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क ही दिया हुआ है, ठीक है। इस नेशनल जूलॉजिकल पार्क हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सिंपल याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है नई दिल्ली में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, गोंड, खैरवार या फिर चेरो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश में, वो है हमारी ये गोंड है, ठीक है। और जो थारू जनजाति है, ठीक है, जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। और जो थारू है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है जनजाति, ठीक है। उत्तर प्रदेश की एक जनजाति खैरवार भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए एक किया जाता है? 1 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ मिस हो गया है। इसमें शायद पूछा गया था EEG, पूछा गया था कि EEG जो है वो किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि EEG जो टेस्ट किया जाता है, जो EEG जैसे ECG होता है, EEG होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन में EEG है, ठीक है। इसको क्यों किया जाता है, क्या रिकॉर्ड करने के लिए? तो EEG जो है इसको किया जाता है आपका मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी वैद्युत गतिविधियों का अभिलेख किया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क से रिलेटेड है EEG, ऐसे याद रखिए। आपका जो ECG है वो हृदय की गतिविधियों को देखता है, ठीक है। ये ECG जो है ये हृदय की गतिविधियों को देखता है, ठीक है। EEG मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। एक EOG होता है, ये रेटिना से संबंधित है, EOG। और एक होता है आपका EMG, ठीक है। EMG जो होता है वो मांसपेशियों और नसों की स्वास्थ्य की जांच करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, EEG मस्तिष्क से संबंधित है, ECG हृदय से संबंधित है, और आपका जो EOG है वो रेटिना से संबंधित है, रेटिना आंख में होती है, ठीक है। और जो हमारा EMG है, ठीक है, EMG जो है ये मांसपेशियों और नसों से संबंधित जांच से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बहिर्मंडल में? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला है, इसको वायुमंडल वाले लेक्चर में जो मैंने करवाया हुआ है, एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परजीवी पादप है, ट्रांसजेनिक पादप है, ठीक है। अभी कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस या फिर मक्का, ठीक है। ट्रांसजेनिक पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक पादप या फिर परजीवी पादप जो है वो है हमारा गोल्डन राइस, इसको याद रखिएगा। अगला है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो खट्टे दूध के उत्पाद में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, या फिर खट्टे दूध के उत्पाद में पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही में पूछे तो भी, खट्टे दूध के उत्पाद में पूछे तो भी लैक्टिक अम्ल होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है, ठीक है। नकदी फसल मतलब कि जिससे व्यापार करके हम कुछ नगद पैसे पाते हैं, वही नकदी फसल होती है, ठीक है। तो तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबर, इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से तंबाकू नकदी फसल है, ठीक है। कपास भी आपकी नकदी फसल है, रबर भी आपकी नकदी फसल है, सोयाबीन जो है ये नकदी फसल नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ी है। कोई क्वेश्चन में था कौन सी एक नकदी फसल नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं खुद ही टाइप करता हूँ तो उसमें से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। कौन सी एक नकदी फसल नहीं है, तो सोयाबीन जो है वो नकदी फसल नहीं है। तंबाकू, कपास और रबर नकदी फसल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है,
भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, हैदराबाद में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्वेश्चन है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या फिर सरसों का तेल। ठीक है, तो जो विटामिन ई है ये आप जानते हैं कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और जो अंकुरित गेहूं का तेल होता है ये इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन हमारे शरीर की। अगला है मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GV.K. राव, B.R. मेहता या फिर L.M. सिंघवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बताया हुआ है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी है वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। एक चीज़ हमने और बताया हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछेगा तो बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बोलेगा तो आपके जो अशोक मेहता। ठीक है, तो अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए आपके बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, पंचायती राज की नींव रखी थी। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला, वहाँ से इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अगला है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो हमारी संसद कर सकती है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तिलचट्टा, मेंढक, कबूतर या फिर सांप। तो जो मेंढक होता है ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, और जो मेंढक होता है ये कोल्ड ब्लड एनिमल होता है। ठीक है, कोल्ड ब्लड एनिमल, ये भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पूछा है, बरेली में, मथुरा में, बरनौल में या फिर पटना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ये पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ये उत्तर प्रदेश में बरेली में स्थित है। ठीक है, अगर बरेली जिले में स्थान पूछ लेगा तो इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर नामक स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में, हिसार में, आनंद में या फिर जयपुर में। तो जो ये डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये हरियाणा जिले के करनाल में स्थित है। ठीक है, और ये पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है और करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में हम नीरी भी कहते हैं। ठीक है, नीरी, इसको हम लिख देते हैं, नीरी भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान को, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी शॉर्ट में कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी नीरी की वो 1958 में हुई थी। ठीक है, 1958 में, और ये जो है स्थित है नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में ये स्थित है नीरी। ठीक है, अगला है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फेयर या फिर इकोटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र जो है इकोटोन कहलाता है। ठीक है, अगला है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
या फिर केरल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वैसे तो शहतूत रेशम का जो सबसे अग्रणी उत्पादक है वो कर्नाटक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें आंध्र प्रदेश टिक करेंगे। अगर वैसे कर्नाटक भी ऑप्शन में होता तो हम कर्नाटक टिक करते। ठीक है, नंबर 1 पे कर्नाटक ही है। अगला है, वर्ल्ड ट्रेड संगठन स्थित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में या फिर लंदन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो WTO है ये इसका जो ये कहाँ पे स्थित है, ये जिनेवा में स्थित है और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? केरल, असम, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो जो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है ये राजस्थान जो राज्य है उसमें एक जिला है भरतपुर, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार भी कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर, राजस्थान का भरतपुर जिला। अगला है, योजना आयोग को समाप्त करते हुए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2013। ठीक है, तो पहले जो है योजना आयोग नाम था, बाद में इसका नाम नीति आयोग रखा गया। तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही नीति आयोग की स्थापना की, योजना आयोग को समाप्त करके। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे, अगर कहा जाए नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, पहले उपाध्यक्ष जो हुए वो अरविंद पनगड़िया हुए, और अभी जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के वो हैं राजीव कुमार। अगर पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला है, CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनो नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नेचुरल गैस या फिर कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म है ये। और अगर आपसे LPG का पूछा जाता है तो उसका होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न कि अगर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखा जाए उसके लिए कितने प्रतिशत एरिया में वन होने चाहिए? 10%, 23%, 33% या फिर 53%। ठीक है, तो अगर आपको पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है तो देश का जितना भी क्षेत्रफल है, जितना एरिया है, उसमें कम से कम 1/3 या फिर हम कह सकते हैं कि 33% में वन होना चाहिए। ठीक है, 33% भूमि पर वन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से। तो मैंने जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए हुए हैं उसमें हमने ग्रीन मफलर के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है वहाँ पे हम हरे पौधे रोपित करते हैं। ठीक है, इन हरे पौधों की क्वालिटी होती है कि ये ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरे पौधे लगाए जाते हैं, तो इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं कि दोनों साइड में या फिर बीच में पेड़ लगाए गए होते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो हमारे वाहनों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उसको ये हरे पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और इन्हीं को ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, अगला है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या फिर मूंगफली का खेत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धान का खेत जो है ये मीथेन गैस का उत्पादन करता है। तो धान का खेत, कोयले की जो खदानें होती हैं और जो घरेलू पशु होते हैं या फिर ऑप्शन में रहता है जुगाली करने वाले पशु, ये सब वातावरण में मीथेन उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, धान का खेत, कोयले की खदानें और जुगाली करने वाले पशु या फिर घरेलू पशु। ठीक है, ये मीथेन का उत्पादन करते हैं और ये मानवीय स्रोत हैं। अगर आपसे प्राकृतिक स्रोत पूछा जाए तो आर्द्रभूमि और समुद्र ये प्राकृतिक स्रोत हैं जो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से जल जनित रोग है
चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक। तो हैजा जो है वो एक जल जनित रोग है, हैजा, और ये जीवाणु से होता है, इसको याद रखिएगा। और ये दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। तो इन ऑप्शंस में से अदरक जो है वो एक तना है, और तने के और जो उदाहरण हैं वो गन्ना, आलू, ये भी जो है तना होते हैं, ठीक है, रूपांतरित तना होते हैं। अगला है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़ में, फल में, बीज में या फिर छाल में, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, कई पूछ लेता है कि कुनैन किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि है, ठीक है। तो कुनैन का हम जो यूज करते हैं वो मलेरिया के उपचार में करते हैं, ठीक है। और कुनैन जो पाया जाता है वो सिनकोना पेड़ की छाल से पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुनैन का यूज मलेरिया के उपचार में होता है और कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से पाया जाता है। अगला है, लौंग है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या फिर सूखे फूल, ठीक है। तो लौंग जो है ये पुष्प कलिका होती है, ठीक है, सूखे फूल इसको हम कह सकते हैं। ये मसालों में, औषधियों में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे फूल। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट, ये झील एक तरफ दी हुई हैं और दूसरी तरफ दी हुई है इनकी अवस्थिति। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल। बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लोनार झील जो है मध्य प्रदेश की नहीं है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र की है, ठीक है। और नक्की झील गुजरात की नहीं है, ठीक है। नक्की झील जो है ये राजस्थान की है, हम ऐसे शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, राजस्थान की है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जो पुलिकट झील है ये केरल की नहीं है, ठीक है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश की है, ये केरल की नहीं है, ठीक है। जो पुलिकट झील है ये आंध्रा की है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो लोनार झील महाराष्ट्र की है, नक्की झील राजस्थान की है, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है, और पुलिकट झील जो है ये भी आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये जो पुलिकट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। अगला है, निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। तो जो अनाईमुडी है ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछा जाए कि अनाईमुडी चोटी किस राज्य में है, तो ये अनाईमुडी चोटी केरल राज्य में है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 23 नवंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब दुग्ध से अगर बात करते हैं तो किस लिए मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने श्वेत क्रांति के प्रणेता जिन्हें कहा जाता है, उनका जन्मदिन है उस दिन, ठीक है, और इसीलिए इसको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला है, निम्न ईंधनों में से कौन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है डीजल, तीसरा है मिट्टी का तेल और चौथा है कोयला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सभी अस्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये जलते हैं, चाहे डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे कोयला हो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कई तरह के अन्य उत्सर्जन करते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करेगा, या क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है और हाइड्रोजन के दहन से जल उत्पन्न होता है, ठीक है, इसीलिए प्रदूषण इसमें बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्न में से किसकी है? मीथेन, प्रोपेन, इथाइल मरकैप्टन या फिर ब्यूटेन, ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन हम इसलिए मिला देते हैं कि जब भी कभी रिसाव हो तो हमको पता चल जाए, ठीक है, इसकी महक से। अगला है, नेलांग घाटी किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, ठीक है।
तो जो नेलांग घाटी है ये हमारी उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और इसको जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो नेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था नागरिकों के लिए, लेकिन 2015 में इसको खोल दिया गया कि कोई पर्यटक अगर आके देखना चाहें तो वो आके देख लें। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। अगला है, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिवकिला, बर्निहाल या फिर माना, ठीक है। तो अभी दर्रों से संबंधित एक वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, उसको करेंगे। तब तक इसका आंसर हम देख लेते हैं कि जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। और जो बर्निहाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जो शिवकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ये जोजिला, शिवकिला, बर्निहाल और माना ये दर्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा, क्योंकि जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और शिवकिला जो है, जोजिला दर्रा के बाद शिवकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, ठीक है। माना दर्रा ये उत्तराखंड का दर्रा है, ठीक है। इसको ऐसे दर्रा के ट्रिक हम आपको बताएंगे, याद हो जाएगा। अगला है, ताती पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, ठीक है। बताना है ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ पे अवस्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ताती पाका बताना है कहाँ पे है। तो ताती पाका जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और ये जो तेल शोधनशाला है इसका जो किसके अंडर में है? ONGC के अंडर में है, ठीक है। अगला है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो परितंत्र होते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो जो प्राकृतिक होते हैं वो हमारा वन, झील, घास का मैदान, ये प्राकृतिक में आते हैं। और जो कृत्रिम की श्रेणी में आते हैं वो है धान का खेत, ठीक है। इसको मानव निर्मित भी कहते हैं, जिसको मानव ने बनाया है वो कृत्रिम ही हुआ ना, प्राकृतिक तो होगा नहीं। तो धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शंस हैं पैन, CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलेंगे, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और O3 मतलब ओजोन। चार ऑप्शन है, पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। तो पूछा है कि कौन ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से वायु जो हमारे फेफड़े में रहती है उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बाद भी हमको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अगर आपसे पूछा जाए दम घोटू या गला घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मिलता है? आर्सेनिक से जल प्रदूषण कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग, या फिर किसकी अधिकता से, जल में किसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, इसका भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारे लेक्चर्स जो मैंने डाले हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उनको करने के बाद ये सारे टेस्ट देंगे तो आपको और मदद मिलेगी। सारे वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा या फिर करता है? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें एक चीज बताएंगे हम कि संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का जो अधिकार है, संयुक्त रूप से बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को नहीं है, खाली उसको बुलाने का अधिकार है। अध्यक्षता का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और जो राज्यसभा का सभापति, इसमें एक लिखा हुआ है ऑप्शन,
तो आपको एक चीज़ बता दें कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, और उसी का वो वेतन और भत्ता लेता है। ये एक अलग से मैंने एडिशनल चीज़ बता दी। इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है। और इसको अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, सीरीज अच्छी लग रही हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इसमें मैंने एक स्लाइड डाली हुई है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए प्रयास स्वयं करिए, ठीक है, खुद को आगे बढ़ाइए, क्योंकि और कोई आपके लिए ये करने के लिए नहीं आने वाला है। आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, ऐसी मेरी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।